प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है साइंस की बुक का, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है और पेपर की तैयारी में आप लग चुके होंगे। तो सबसे पहले चैप्टर की जो शुरुआत होती है तो उसके अंदर सबसे पहले आपको बताया जाता है कि लेंसेज के बारे में, लेंस के बारे में आपको क्या पता है, क्या आइडिया है, क्या नॉलेज है, इन चीज़ों के बारे में आपको पहले जानना है। तो द पावर ऑफ लेंसेज, सरल भाषा में आपसे पूछूं तो लेंस कहते किसे? तो आज से पहले आपने लेंस के विषय में नहीं पढ़ा होगा, अगर आप 7th क्लास के बाद जस्ट अभी देख रहे हैं वीडियो। हाँ, अगर आपने स्कूल वगैरह में चैप्टर कर लिया तो आपको टीचर्स ने बताया होगा कि एक सिंपल सा कांच का टुकड़ा होता है, पीस ऑफ ग्लास होता है, जो चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखा देता है, साइज को एनलार्ज करके देखने में आपकी सहायता करता है। आप उन्हीं चीज़ों को लेंस कहते हैं। तो अर्ली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड कर्व्ड ग्लास कॉल्ड लेंसेज कुड मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट लीडिंग टू माइक्रोस्कोप। जो शुरुआत के साइंटिस्ट वगैरह थे, इन्होंने कर्व्ड ग्लास की खोज करी, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? लेंस। इसकी सहायता से क्या होता था? ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके देखा जा सकता है। लाइक कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज की है, आप माइक्रोस्कोप वगैरह के सहायता से देखते होंगे तो बड़ा करके दिखाई देता होगा ना, तो चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाया जा सकता था, लीडिंग टू माइक्रोस्कोप। और कहीं ना कहीं लेंस के बाद ही, कांच के टुकड़े के बाद ही माइक्रोस्कोप तक की कहानी शुरू हुई थी। फिर हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने अपनी किताब पब्लिश करी थी 1665 में, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। और इसके अंदर इन्होंने डिटेल्ड में बताया था माइक्रोस्कोपिक ड्राइंग्स कैसी होती है, मतलब जो छोटी छोटी चीजें जिनको आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं वो कैसी होती है। इन्होंने अपना खुद का एक डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, उसकी सहायता से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, परीक्षण करा, और वो सारी चीजें इन्होंने लिख करके अपनी किताब माइक्रोग्राफिया 1665 में पब्लिश करी, प्रकाशित की। द सेल, Hook observed a thin slice of cork, saw honeycomb-like compartment, and coined the term cell. जो रॉबर्ट हुक साहब थे ना, इन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, पेड़ की पतली सी छाल ली और उसको अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उसको ऑब्जर्व करा। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने पाया हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट। ठीक इस प्रकार से कुछ होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता अगर आपने देखा हो तो इस प्रकार का कंपार्टमेंट देखा। और इसके अंदर जो पर्टिकुलर एक एक पार्ट बनेगा ना, जो छोटा छोटा, उन्होंने इसी को सेल का नाम दे दिया था। और पहले साइंटिस्ट जिसने सेल को सेल कहा था वो भी रॉबर्ट हुक साहब ही थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने पेड़ की छाल ली थी। पेड़ की छाल जो होती है डेड सेल होता है। ठीक है, इन्होंने लिविंग सेल की खोज नहीं की थी। फिर इन्हीं के कुछ समय के बाद 1660s में साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक साहब आए थे, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। रीजन क्या है इसके पीछे इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम क्यों कहते हैं? बिकॉज फर्स्ट टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल क्लियरली, क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज करी और ब्लड सेल्स के बारे में क्लियरली किसी को बताया या फिर प्रकाशित किया। इसीलिए हम एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक साहब को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने पहला लिविंग सेल खोजा था। इन्होंने कैसे खोजा था? इन्होंने पॉन्ड वाटर की सहायता से खोजा था। ठीक है, यहाँ आपको बकायदा दे रखा है कि याद रखिए दोनों नाम। हुक साहब जो थे इन्होंने डेड सेल की खोज की थी कॉर्क की सहायता से, वहीं ल्यूवेनहुक साहब जो थे इन्होंने लिविंग सेल की सहायता की थी विद द हेल्प ऑफ पॉन्ड वाटर। आई होप आपको रॉबर्ट हुक साहब की डिस्कवरी और ल्यूवेनहुक साहब की डिस्कवरी बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे आपको बताया जा रहा है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल जो होता है हमारा किन चीजों से मिल करके बना हुआ होता है? तो सेल के अगर आप बेसिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियस, और एक होता है साइटोप्लाज्म। मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो एक होता है सेल का दरवाजा, एक होता है सेल का दिमाग, और एक होता है सेल के अंदर बाकी चीजों को अपने अंदर रखने वाला। देखिए सेल मेम्ब्रेन, ये पोर्स आउटर बाउंड्री लेयर होती है। इट एक्ट्स एज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, ये चौकीदार की तरह काम करता है, सेपरेटिंग द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड रेगुलेटिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एसेंशियल मटेरियल एंड वेस्टेज। जो आपका साइटोप्लाज्म होता है ना, वो गार्ड की तरह काम करता है।
दरवाजे की तरह काम करता है, गेट कीपर की तरह काम करता है, और यही कंट्रोल करता है कि किस चीज को सेल के अंदर आने देना है, किस चीज को सेल के अंदर से बाहर जाने देना है, किसको आने नहीं देना है, किसको बाहर जाने नहीं देना है। प्लस दूसरे सेल से दूरी क्रिएट करवाना, किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन ना हो, हर सेल आपस में अलग अलग रहे, ये करने का काम आपका सेल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, सेकंड चीज आपके पास आती है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस है ना, सेल के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है? सेल के सेंटर में। न्यूक्लियस को क्या कह के हम जानते हैं? इसको आपने सिक्योरिटी गार्ड बोलो ना, गेट बोलो ना, ये आपका सेल का ब्रेन होता है। और राउंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यूजुअली इन द सेंटर, बीचों बीच में पाया जाएगा। इट एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द सेल। और जो न्यूक्लियस होता है ना, सेल के, कोशिका के ब्रेन की तरह काम करता है। यानी कि सेल अगर कोई भी काम करता है, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कौन कर रहा है? तो न्यूक्लियस कर रहा है। रेगुलेटिंग ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज, फंक्शन एंड ग्रोथ। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज, सेल के द्वारा की गई एक्टिविटीज होती है ना, उन सभी को रेगुलेट करना, मतलब कि कंट्रोल कोऑर्डिनेट करना और ग्रोथ वगैरह तक देखना, सारा काम आपका सेल देखता है। देन आपके पास आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये जेली की तरह फ्लूइड होता है। मान लो ये सबका सेल है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा जितना भी पार्ट बच गया ना, यहाँ पे जेली लाइक पार्ट होता है, चिपचिपा सा होता है, और ये कंटेन कर रहा होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वेयर मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस ओकर। और बाकी के अलग अलग ऑर्गेनल को भी इसी के अंदर स्टोर किया जाता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, प्लस ये अदर ऑर्गेनल को कंट्रोल करने का काम करता है। ये गैप होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेनली तीन ही पार्ट होते हैं सेल के, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन को आपने बोला सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री एग्जिट कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को आपने बोला ब्रेन, रेगुलेट करता है सारे के सारे सेलुलर एक्टिविटीज को। और लास्ट आता है साइटोप्लाज्म, जो कि आपका जेली लाइक सब्सटेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल, एंड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ऑल। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपको दे रखा है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताया गया है। सबसे पहले सेल वॉल के आधार पे, प्लांट सेल हैव रिजिड आउटर लेयर फॉर द स्ट्रेंथ, एनिमल सेल डू नॉट। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल करता क्या है? तो सेल वॉल है ना, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ द फॉर स्ट्रेंथ। और एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम एनिमल्स हैं, अगर हमारे अंदर सेल वॉल होता है ना, तो हम जो अपने हाथ की उंगलियां ऐसे मूव कर पा रहे हैं, मूवमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी दे देता है, कठोरता बना देता है। इस प्रकार से आप मूवमेंट नहीं कर पाते, आपको ऐसे तो ऐसे ही रखना पड़ जाता। देन है प्लास्टिड। प्लास्टिड होता है वो कंटेन, जो कि कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो प्लास्टिड भी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और एनिमल्स के अंदर ये भी एब्सेंट होता है। देन हमारे पास आया वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल होता है खाली थैले, सैक, बोरी। प्लांट हैव लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस टू स्टोर सब्सटेंस एंड मेंटेन शेप। प्लांट के अंदर स्टोरेज का काम भी होता है ना, जो बना उसको स्टोर भी तो करना होता है। तो प्लांट के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टोरेज वगैरह का काम देखते हैं और शेप मेंटेन करते हैं। और यूजुअली एनिमल के अंदर या तो नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो काफी टाइनी होंगे या फिर काफी ज्यादा छोटे साइज के पाया जाएंगे। तीन डिफरेंस आपको याद रखना है प्लांट और एनिमल में। मैं सरल भाषा में बोलूं तो P फॉर प्लांट, P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एनिमल, A फॉर एब्सेंट। आप यही तीनों याद रख लीजिए, सेल वॉल, प्लास्टिड और वैक्यूल्स। प्लांट में प्रेजेंट होंगे, एनिमल में एब्सेंट होंगे। बस वैक्यूल में आपको लिखना होगा कि अगर पाया भी जाएगा तो काफी छोटा पाया जाएगा। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बता रखा है शेप रिलेटेड टू फंक्शन। सेल की शेप कैसी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, सेल की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि सेल स्क्वायर शेप का होगा या सेल सर्कल शेप का होगा। सेल की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। सेल का जो शेप होता है ना, डिपेंड करता है उसके फंक्शन के ऊपर, किस प्रकार का कार्य कर रहा है वो सेल, उस हिसाब से सेल का शेप जो होता है डिटरमाइन किया जाता है। और सेल से
strictly dictates its function in the body, they adapt to perform specific task efficiently. सेल जो होता है उसका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता, शेप जो होते हैं उसके कार्य के हिसाब से होते हैं और उस हिसाब से वो चेंज होते हैं। सबसे पहले आपको मसल सेल, देन नर्व सेल और फिर बैक्टीरियल सेल के बारे में आपको बताया गया है। अब मसल सेल क्या होता है? फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप्ड टू हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। जो मसल्स के अंदर पाया जाता है सेल, ये स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप में आपको बना के दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। ये जो शेप होता है ना स्पिंडल शेप, कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार के आकार का होता है स्पिंडल शेप, और ये हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट को। मसल्स हमारी फूलती हैं, एक्सपैंड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसके अंदर ये मदद करता है। देन आया आपके पास नर्व सेल। नर्व सेल को आप न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड टू क्विकली ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल मैसेज थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। ये काफी लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? क्योंकि इनको है ना मैसेज पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है। उदाहरण के लिए आपने अभी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मैंने कैमरे को टच किया, अब ये मैसेज मेरे ब्रेन तक भी तो पहुंचा है, या फिर मुझे दिखा कि सामने में एक मक्खी आ रही है, या मुझे यहाँ पे भी इरिटेशन हुई, तो ब्रेन ने मुझे सिग्नल दिया, हाथ तक मैसेज आया और हाथ में इरिटेट भी किया। तो न्यूरॉन सेल सबसे लंबे सेल होते हैं। इसका आकार बनाना आपको 9th में दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से आप इसको बनाते हैं, और ये काफी लंबा होता है, कुछ इस प्रकार से अलग अलग कंपार्टमेंट में बटा होता है, और फिर लास्ट में इसकी एंडिंग होती है। ठीक है, काफी लंबा बनता है न्यूरॉन नर्व सेल। देन आपके पास आता है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जो होता है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अगर आपसे डिफरेंस भी पूछ लीजिए तो आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल्स लाइज इन एन ओपन रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब बैक्टीरियल सेल का जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो ओपन इलाके में, ओपन रीजन में होता है, जिसको आप न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। आपने 3 प्रकार की चीजें देखी। सबसे पहले आपने देखा मसल सेल। मसल सेल्स आपने बताया स्पिंडल शेप के होते हैं, जो कि मूवमेंट, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद कराते हैं। सेकंड आपने देखा नर्व सेल, न्यूरॉन, ये लंबे होते हैं क्योंकि इनको मैसेज पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करने होते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर आपने पढ़ा कि इनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता, इनके अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना, ओपन रीजन में होते हैं, जिसको न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे एनिमल प्लांट के अलावा बैक्टीरियल सेल भी पूछ लेना, तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा कि बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ओपन रीजन में होता है, जिसको न्यूक्लियोइड नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आपके बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है और डेफिनेटली एग्जाम में भी आने के चांसेस रखता है। तो सबसे पहले होता है सेल, जिसके विषय में भी आपने पढ़ा। जब कई सारे सेल मिल जाते हैं ना, मतलब जब ग्रुपिंग हो जाती है इनकी, हर जगह पे ग्रुपिंग ही होगा तो सेल से बन जाता है टिश्यू। और टिश्यू जब मिलते हैं कई सारे, तो टिश्यू मिलकर के बना देते हैं एक ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो वो बन जाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और संपूर्ण ऑर्गन सिस्टम को हम जोड़ देते हैं, तब बन जाता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। उदाहरण के लिए आपने क्लास 7th में एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा था पूरा। तो लेट से मैं टंग की बात कर लेता हूँ। तो टंग हमारा एक ऑर्गन है, बॉडी का एक पार्ट है ना, ऑर्गन है टंग। इसके अंदर कुछ टिश्यूज होंगे जो बिटर टेस्ट, स्वीट टेस्ट अलग अलग को पहचानते होंगे, और ओवरऑल सबसे छोटा जो होगा वो सेल होगा। अब टंग सेल हो गया, सेल से बर्ड्स बने होंगे, अलग अलग टिश्यूज, फिर एक ऑर्गन बना, फिर पूरे ऑर्गन्स को जब हमने जोड़ दिया डाइजेशन तक का, उसको ऑर्गन सिस्टम बोला। और इसी प्रकार हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खड़ा हो जाएगा। इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ आपको बता रखा है, सबसे बेसिक होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है, जब सारे सेल मिलकर के काम कर रहे हो, जब सारे ऑर्गन मिल जाएं और एक कंप्लीट लिविंग बीइंग बन जाता है। यहाँ आपको बता रखा है कि जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ना, शतुरमुर्ग का अंडा का यॉक, शतुरमुर्ग के अंडे का भी यॉक, अंदर की जर्दी, वो आज तक का सबसे बड़ा जाना हुआ सेल है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जो 130 से लेके 170
मिलीमीटर तक डायमीटर में हो जाता है। डायमीटर में 170 130 से 170 तक होता है। और आज तक का पृथ्वी पे सबसे बड़ा खोजा हुआ सेल जो है ना वो ये है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा, ये लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं है, बड़ा है, लंबा नहीं है, सबसे लॉन्गेस्ट बोले तो आपको याद रखना है न्यूरॉन, नर्व सेल जो होता है वो सबसे लंबा सेल होता है। अब आता है आपके पास द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म शब्द से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, छोटे जीव। डेफिनेशन सरल भाषा में बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म दैट वी कांट सी विद आवर नेक्ड आईज। वो ऑर्गेनिज्म जिनको आप अपनी नॉर्मल नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हीं को आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ जाए वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स आर द टीनी लिविंग क्रिएचर इनविजिबल टू नेक्ड आइज, अपनी नग्न आंखों से इन्हें देख नहीं सकते हैं। एंड दिस सर्वाइव इन एक्सट्रीम क्लाइमेट, सोइल, वाटर एंड आवर बॉडी। और ये जो है ना हर प्रकार के टेम्परेचर, हर प्रकार के क्लाइमेट में सर्वाइव कर जाते हैं। बैक्टीरियाज का ये सबसे बेस्ट चीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉरी, ये हर प्रकार के क्लाइमेट में, चाहे कितना ही गर्म हो, कितना ही ठंडा हो, कितना ही सूखा हुआ हो, कितना ही गीला हो, हर प्रकार के क्लाइमेट में ये सर्वाइव कर जाते हैं। अब आता है मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किन किन मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है, याद करने में आसान रहता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। इस प्रकार से चार भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया और एल्गी। इसके अंदर हमने वायरस का नाम नहीं लिखा है, हालांकि वायरस भी आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। अभी आगे बताते हैं वायरस का नाम क्यों नहीं लिखा है। पहले इनके बारे में पढ़ लीजिए। प्रोटोजोआ जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, अमीबा और पैरामीशियम की तरह। और ये यूनिसेलुलर ईस्ट आता है इसके अंदर, मल्टीसेलुलर में मोल्ड वगैरह आते हैं, ब्रेड मोल्ड वगैरह। बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होता है, न्यूक्लियोइड होता है क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और एल्गी प्लांट लाइक माइक्रोब्स होता है और कैन भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और ये प्लांट की तरह होते हैं एल्गी, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। वायरस आर डिस्टिंक्ट बिकॉज दे आर ए सेलुलर। वायरस जो होते हैं ना इनको अलग रखा गया। क्यों अलग रखा गया? क्योंकि ये ए सेलुलर होते हैं, नॉट मेड ऑफ सेल, ये सेल से मिलकर के नहीं बने होते हैं। दे ओनली मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग होस्ट सेल ऑफन कॉजिंग डिसीज। ये तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं और अक्सर ये बीमारियां पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 में आपने पढ़ा था ना, कोरोना वायरस कहते थे। कोविड-19 बीमारी आई थी 2-4 साल पहले, उसके अंदर आपने सुना होगा कि इंसानों से फैल रही है, क्योंकि वायरस जो होता है ना उसको मल्टीप्लाई होने के लिए, यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने के लिए जरूरत होता है एक लिविंग होस्ट सेल का। अगर लिविंग होस्ट सेल नहीं मिलेगा ना तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, ये वहीं का वहीं रह जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही कारण है कि हमने वायरस को इन मेजर ग्रुप में नहीं रखा है। मेजर ग्रुप में 4 ही आते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। क्लियर जी? रोल ऑफ माइक्रोब्स इन आर एनवायरमेंट। माइक्रोब जितने भी होते हैं इनका हमारे एनवायरमेंट में क्या रोल है? क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, नहीं है? क्या हमारे लिए नुकसानदेह है या नहीं है? वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताया जा रहा है एनवायरमेंट क्लीनर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए आपने सब्जी खाई, फल फूल खाए, उनके कचरे को आपने मिट्टी में फेंका, कूड़े में फेंका, अंततः मिट्टी के अंदर वो खाद वगैरह में परिवर्तित हो जाते हैं, मैन्योर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? क्योंकि उनके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। फिर चाहे वो डेड प्लांट वेस्ट हो या फिर एनिमल वेस्ट हो, सभी को खत्म करने का काम करते हैं। डिकम्पोजिटर हो, डिकम्पोजिशन, ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर नेचुरल मैनर बनता है, रिसाइकलिंग वेस्ट एंड रिटर्निंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट बैक टू द सोइल। मिट्टी के अंदर दोबारा से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं और जो भी वेस्ट होता है आपका वो खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। बायोगैस प्रोडक्शन इन ऑक्सीजन फ्री एनारोबिक एनवायरनमेंट, जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा उन जगहों पर बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करते हैं ना वेस्ट को, तो वहां पर वो बायोगैस भी रिलीज करते हैं। उदाहरण के लिए खुले में आपने डिकम्पोजिशन करवाया
तो बायोगैस नहीं बनेगा, वहां पर आपको मैन्योर बन जाएगा, तो खुले में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन अगर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कराया जा रहा हो डिकम्पोजिशन, तो उस केसेस में ये बायोगैस भी बना देता है, और ये फ्लेमेबल होता है, इससे खाना भी बना सकते हैं, चूल्हा भी जला सकते हैं। ग्रीन एनर्जी, बायोगैस कंटेन प्राइमरली मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सर्विंग एज एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। बायोगैस जो होता है उसको ग्रीन एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे एलपीजी से बेटर है, कहीं ना कहीं उनके अंदर से ज्यादा पोल्यूशन होता है सीएनजी एलपीजी से, बायोगैस से और कम मात्रा में पोल्यूशन होता है, इसलिए इसको हम एक्सीलेंट फ्यूल मानते हैं फॉर कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है माइक्रोब्स इन फूड एंड फार्मिंग। फूड और फार्मिंग में माइक्रोब्स का क्या इस्तेमाल होता है? ईस्ट भोजन में इस्तेमाल किया जाता है, ये फर्मेंट करता है शुगर को गर्म कंडीशन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जिससे कि बबल बनते हैं और डोज होता है आपका फ्लफी एंड प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। उदाहरण के लिए आपने है ना भटूरे वाले अंकल के पास गए होगे, इडली देखा होगा, उनमें ईस्ट डाला जाता है, वो काफी ज्यादा स्पॉन्जी सा हो जाता है, उनका जो लोई वगैरह भी होता है ना वो भी स्पॉन्जी सा होता है। क्यों होता है? ईस्ट जो होता है ना गर्म कंडीशन में फर्मेंटेशन प्रोसेस को वो करता है कैरी आउट, और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे कि बबल फॉर्मेशन होते हैं। आपने ब्रेड वगैरह में देखा ना बीच में बबल वबल से बने होते हैं, क्यों बने हो बबल? या फिर भटूरे वगैरह में कम देखा होगा, इडली वगैरह में देखा होगा, तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ईस्ट खाना बनाने में यहाँ काम आ गया। लैक्टोबैसिलस फूड के अंदर ही काम होता है, दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है ना उसके साथ रिएक्शन करता है और लैक्टिक एसिड बना देता है, जिससे कि जो आपका गर्म दूध होता है वो खट्टी दही में परिवर्तित हो जाती है। अगर पूछ लिया जाए हाउ कर्ड फॉर्म्ड बाय लैक्टोबैसिलस, आपको बताना होगा लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध के अंदर मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका गर्म दूध होता है वो लैक्टिक एसिड मिलने की वजह से सोर कर्ड बन जाता है, खट्टी दही बन जाती है। देन आपके पास आता है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है फार्मिंग में यूजफुल होता है। कैसे? ये लिव्स इन रूट नोडल्स ऑफ लेगमिनस प्लांट, जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं ना, दलहन वाले पौधे, उनकी जड़ों में पाया जाता है ये, और ये कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल सॉइल न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, ये 7 में आपने पढ़ा था, राइजोबियम वाला इंपॉर्टेंट रहता है। रूट नोडल्स ऑफ लेगमिनस प्लांट, उदाहरण के लिए ये मान लो किसी दाल के पौधे का जड़ें हैं, इसके जो बिल्कुल आखिरी भाग होता है ना रूट नोडल्स को नावरों वगैरह पे, यहाँ पे पाया जाएगा, और ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है, नाइट्रोजीनस कंपाउंड बना करके पौधे को दे देता है, जिससे पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी हुई थी ना या फिर जरूरत थी वो पूरी हो जाती है। ईस्ट जो होता है डो ब्रेड के अंदर CO2 की वजह से करता है। लैक्टोज जो होता है मिल्क कर्ड लैक्टिक एसिड, राइजोबियम रूट्स में होता है, नाइट्रोजन का काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। फूड के अलावा आपको बताया गया क्विक रिवीजन के नाम पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ लेके नहीं आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बढ़िया से मैं एक बढ़िया सी बड़ी सी वीडियो बना के डाल दूंगा, अगर इस वीडियो के अंदर नीचे आपने कमेंट करा है तो, और उसके अंदर आपके पेपर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करा दिए जाएंगे। वाई डू फार्मर ग्रो, सबसे पहला क्वेश्चन है वाई डू फार्मर ग्रो लेगमिनस क्रॉप्स इन रोटेशन। अक्सर जो किसान है वो खेतों में लेगमिनस प्लांट को क्यों उगाते हैं? अभी आपने पढ़ा खेतों के अंदर लेगमिनस प्लांट के रूट नोडल्स पे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि सोइल में फुलफिल कर देगा राइजोबियम को। लेगमिनस हैव रूट नोडल्स containing rhizobium bacteria, they trap atmospheric nitrogen and convert into useful form, naturally replacing soil fertility without chemical fertilizer। नेचुरली सोइल फर्टिलिटी बढ़ा देता है बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के। इसकी वजह से ही किसान जो होते हैं ना रोटेशन में अल्टरनेट में लेगमिनस प्लांट्स को उगाते रहते हैं। सेकंड है हाउ डू ईस्ट एंड लैक्टोबैसिलस डिफर इन फर्मेंटेशन बाय प्रोडक्ट। ईस्ट और लैक्टोबैसिलस अलग कैसे होते हैं? तो ईस्ट जो होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, लैक्टोबैसिलस जो होता है ना लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये फर्क होता है इन दोनों के बीच में। ईस्ट फर्मेंट करता है शुगर, प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, इसलिए ये दोनों अलग है। वाई आर वायरस कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट।
वायरस को अलग क्यों रखा जाता है? बिकॉज दे आर ए सेलुलर, नॉट मेड ऑफ सेल। वो बिना सेल के बने हुए होते हैं, प्लस टू मल्टीप्लाई दे कैन नॉट मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली, वो खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। दे रिक्वायर अ लिविंग होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस, उनको एक लिविंग होस्ट सेल की आवश्यकता होती है प्रोड्यूस होने के लिए, जिसकी वजह से हमने वायरस को अलग रखा था, अलग कंसिडर करा था। ये दो छोटे छोटे एमसीक्यू हैं आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो ये बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह, न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड पाया जाता है। सेकेंड, द लार्जेस्ट नॉट सिंगल सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? लार्जेस्ट बोला इसलिए ऑस्ट्रिच लगाया, अगर यहाँ लॉन्गेस्ट बोल देते तो नर्व सेल लगा देते हम, ठीक है। रीजनिंग टाइप में दे रखा है, नर्व सेल आर इलोंगेटेड एंड ब्रांच इन स्ट्रक्चर। नर्व सेल जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं और ब्रांच होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है जी। दे नीड टू क्विकली ट्रांसमिट मैसेज, दोनों बात बिल्कुल सही है, इसलिए हमने आंसर ए लगाया। वायरस आर कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, वायरस को अलग रखा जाता है, ठीक है रखा जाता है। वायरस कंटेन अ वेल न्यूक्लियस, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो ए सेलुलर होते हैं। ये था आपके चैप्टर के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो। छोटी सी वीडियो बनाई है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। और जो भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोग के डीओई ने सैंपल पेपर भी रिलीज कर दिए हैं, सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी होगा तो जल्दी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी अपनी पढ़ाई में लगे रहें, खूब मेहनत करिए और अच्छा स्कोर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जिस भी चैप्टर को आपको नीड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।